जरा सोचो तुम्हें बहुत सारा सोना मिल जाए। कहानी की शुरुआत होती है साल 1846 से। वो दौर जब समुद्र पर पायरेट का राज हुआ करता था। एक शांत मर्चेंट शिप अपने सफर पर था और उसी वक्त एक पायरेट जहाज उसे चुपचाप दूर से फॉलो कर रहा था। पायरेट धीरे धीरे नजदीक आ रहे थे, सही मौके का इंतजार करते हुए। जैसे ही उनका जहाज करीब पहुंचा, मर्चेंट शिप का एक आदमी खतरा भांपकर घंटी बजाने दौड़ा ताकि सबको चेतावनी दे सके, लेकिन वो अपनी कोशिश पूरी कर पाता उससे पहले ही पायरेट ने उसे गोली मार दी। फिर भी घंटी की आवाज गूंज चुकी थी। आवाज सुनते ही कैप्टन बोर्डन सतर्क हो गया। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और अपने साथियों को आदेश दिया कि लॉग बुक जला दी जाए, वो किताब जिसमें पूरे सफर का रिकॉर्ड था। बिना देर किए उसे आग के हवाले कर दिया गया। उधर पायरेट जहाज पर चढ़ चुके थे। उनका आधा दल डेक पर ही रुक गया, जहाँ उन्हें जो भी मिला उस पर गोलियां बरसाई या उन्हें समुद्र में फेंक दिया। बाकी पायरेट नीचे के हिस्से में घुस गए ताकि कोई भी क्रू मेंबर बच ना सके। कैप्टन बोर्डन पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने बहादुरी से मुकाबला किया और कई पायरेट को ढेर कर दिया, लेकिन आखिरकार 2 पायरेट ने उसे पकड़ लिया और तीसरे ने उसके सिर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर दिया। जब बोर्डन को होश आया तो उसने खुद को अपने ही जहाज पर कैद पाया, जहां उसके बचे हुए साथी भी पायरेट के कब्जे में थे। पायरेट का लीडर कैप्टन कॉर्नर उसके सामने आया और पूछा, तुम्हारे पास जो सोने का टुकड़ा है जिस पर मेरा निशान है, वो तुम्हें कहां से मिला? लेकिन बोर्डन ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। थोड़ी तलाशी के बाद पायरेट को कुछ दस्तावेज मिले, जिनसे पता चला कि यह जहाज केमन ब्रैक नाम की जगह से आया था। 6 दिन बाद केमन ब्रैक में वहाँ अर्सल नाम की एक औरत बेचैन है, क्योंकि उसका पति बोर्डन अब तक वापस नहीं लौटा। वो हर दिन दूरबीन लेकर समुद्र की तरफ देखती, लेकिन उसे कहीं कोई जहाज नजर नहीं आता। उधर घर के अंदर बोर्डन की बेटी एलिजाबेथ अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड बेस्टन से मिल रही होती है। बोस्टन उसे समझाता है कि दोनों यहाँ से भागकर कहीं दूर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन एलिजाबेथ इस फैसले के लिए तैयार नहीं होती। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच अर्सल घर लौटती है और जैसे ही गेट खोलती है, उसका लगाया हुआ छोटा सा अलार्म सिस्टम एक्टिव हो जाता है। रस्सी से बंधी बोतल हिलती है और आवाज करती है, जिससे एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि कोई आ गया है। इसी आवाज से अर्सल का बेटा आइजैक भी जाग जाता है। आइजैक चल नहीं सकता, इसीलिए अर्सल उसे उसके लेग ब्रेस पहनने में मदद करती है। आइजैक पूछता है, क्या कोई जहाज दिखाई दिया? और फिर दीवार पर बनाए गए निशानों में से एक लाइन जोड़ देता है। करीब 60 दिन हो चुके थे उसे अपने पिता को देखे हुए। कुछ देर बाद अर्सल एलिजाबेथ को डांटती है, क्योंकि रसोई में 2 बर्तन में आग लग गई थी। गुस्से में एलिजाबेथ बोल पड़ती है कि उसे इस छोटे और बेकार से आइलैंड पर अब और नहीं रहना। बाद में अर्सल नारियल इकट्ठा करके आइजैक के जन्मदिन के लिए केक बनाती है। वो एक खूबसूरत चाकू भी देती है और बताती है कि ये उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था। कहा था कि अगर वो देर से लौटे तो ये उसे दे देना। उस चाकू को देखकर अर्सल को पुरानी बातें याद आ जाती हैं। कैसे उसने इसी हथियार की मदद से खतरनाक लोगों से खुद को अपने परिवार को बचाया था। उधर समुद्र किनारे बेस्टन कुछ संदिग्ध लोगों के साथ कोई डील करता नजर आता है। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ चुपचाप आइजैक की टेबल पर एक चिट्ठी रखती है और घर छोड़कर चली जाती है। उसी वक्त रस्सी वाली बोतल फिर से हिलती है और अर्सल की नींद खुल जाती है। जब वो एलिजाबेथ के कमरे में जाती है तो उसे वो खाली मिलता है। तभी खिड़की से बाहर झांकने पर उसे एक अजीब सा आदमी घर के आसपास घूमता हुआ दिखाई देता है। खतरा समझते ही अर्सल तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। वो आइजैक को उठाकर कहती है कि जल्दी से अपने ब्रेस पहन लो। फिर वो घर के फर्श के नीचे बने एक छिपे हुए खांचे से बंदूक निकालती है और आइजैक को छुपा देती है। बाहर कुछ लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसका नाम लेकर चिल्ला रहे होते हैं। अचानक छत में एक छेद होता है और 2 आदमी ऊपर से कूदकर अंदर आ जाते हैं। अर्सल बिना देर किए एक को गोली मारकर गिरा देती है, लेकिन दूसरे आदमी ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया। उस आदमी ने अर्सल को जोर से लात मारी और उसका गला दबाने की कोशिश करने लगा। अर्सल ने भी पूरी ताकत से पलटवार किया, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी 2 और पायरेट उस पर टूट पड़े। तीनों ने मिलकर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, जब तक कि वो कमजोर होकर लगभग हार नहीं मान गई। तभी स्काउट नाम का एक आदमी अंदर आया और आते ही पैसे की मांग करने लगा। अर्सल ने कमजोर आवाज में कहा, तस्वीर के पीछे देखो। जब उन्होंने वहाँ देखा तो सिर्फ एक छोटा सा डिब्बा मिला जिसमें कुछ ही सिक्के थे। ये देखकर स्काउट का गुस्सा भड़क उठा। उसने तुरंत सोने के बारे में पूछना शुरू कर दिया। अर्सल ने साफ कहा, मेरे पास बस इतना ही है। जैसे ही एक पायरेट सिक्का उठाने लगा, अर्सल ने मौका देखकर पास रखा लैंप तोड़ा और सीधे उसके चेहरे पर दे मारा। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। इस बार वो डरती नहीं, सामने खड़े आदमी के चेहरे पर थूक देती है। इससे गुस्साए पायरेट्स उसे जोर से जमीन पर पटक देते हैं। अब स्काउट आगे बढ़ता है और वही सोने का टुकड़ा दिखाता है जिस पर खास निशान बना था। वो गुर्राते हुए पूछता है, बाकी कहाँ है?
लेकिन अरसेल फिर भी चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। जाते जाते स्काउट अपने आदमियों से कहता है इसकी हड्डियां तोड़ दो। इसी दौरान कैप्टन कॉर्नर अपने पायरेट के साथ उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। वहां के पोर्ट की देखरेख करने वाला अफसर उसे रोकता है और पूछता है तुम कौन हो, लेकिन कॉर्नर सीधे जवाब देने के बजाय अजीब और टेढ़ी मेढ़ी बातें करने लगता है। बस वक्त काटता रहता है जब तक उसके बाकी पायरेट भी वहां नहीं पहुंच जाते। उधर बीच पर एलिजाबेथ को बेस्टन की लाश दिखाई देती है। उसे देखते ही वो जोर से चीख उठती है। जब फादर ब्रेंडली को पायरेट के आने का अंदाजा होता है तो वो तुरंत सब लोगों को चर्च में छुपने के लिए कहता है। अब जब सबको खतरे का पता चल चुका था, कॉर्नर ने सीधा सवाल किया अरसेल कहाँ है, लेकिन पोर्ट का अफसर झुकने के बजाय लड़ने को तैयार हो गया। अगले ही पल पायरेट ने गोली चला दी और तोप संभाल रहे आदमी को मार गिराया। कॉर्नर ने खुद आगे बढ़कर उस अफसर को सिर से टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर पायरेट ने अरसेल के गले में फंदा डालकर उसे लटका दिया, लेकिन अरसेल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी उंगलियां रस्सी और गले के बीच फंसा ली ताकि उसकी सांसें पूरी तरह बंद ना हो। तभी छुपा हुआ आइजैक घबराकर आवाज लगा देता है। उसकी आवाज सुनकर पायरेट उसका पता लगाने चल पड़ते हैं। अपने बेटे को खतरे में देख अरसेल ने अपनी एक्टिंग बंद कर दी। वो अचानक पायरेट की भाषा में बात करने लगी जैसे वो उनमें से ही एक हो, और फिर एकदम सही मौके पर उसने एक चाल चली और खुद को रस्सी से आजाद कर लिया। अब अरसेल पूरी तरह लड़ने के मूड में थी। उसने एक साथ दोनों पायरेट का सामना किया। जो भी हाथ में आई उसे हथियार बना लिया। मौका मिलते ही उसने अपना चाकू उठा लिया। एक पायरेट ने रस्सी खींचकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अरसेल ने तुरंत रस्सी काट दी। उसने हमलों से बचते हुए टेबल को लात मारी, फिर एक कुर्सी तोड़कर उसी से वार किया। अब वो हैच के ठीक ऊपर खड़ी हो गई ताकि आइजैक सुरक्षित रहे। जैसे ही एक पायरेट पास आया, अरसेल ने उसे कई बार चाकू घोंप दिया। दूसरे ने उसे दीवार से मारा, लेकिन अरसेल ने तुरंत पास पड़ा स्पाई ग्लास उठाकर उस पर वार किया और फिर चाकू से खत्म कर दिया। अब तीसरा आदमी आया। अरसेल ने उसकी टांग काट दी और फिर उसके सिर में चाकू घुसा दिया। जब उस पायरेट ने अपने साथी को मरते हुए देखा तो वो गुस्से में पागल हो गया और अरसेल को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अरसेल जमीन पर गिरकर घिसटते हुए दूर जाने लगी, लेकिन वो पायरेट पीछे आया और स्पाई ग्लास से उस पर हमला करने लगा। इस बार अरसेल ने एक सेल उठाया और उसी से वार करके उसे नीचे गिरा दिया। फिर उसे पीटते हुए अपने पति के बारे में पूछने लगी, लेकिन वो आदमी मर गया कुछ बताए बिना। यह सब कुछ छुपा हुआ आइजैक देख रहा था। उसी बीच पर कई लोगों ने मिलकर कॉर्नर पर हमला किया, लेकिन वो बेहद खतरनाक योद्धा था। उसने एक एक करके सबको खत्म कर दिया। जब उस पर गोलियों की बारिश होने लगी तो वो एक बिल्डिंग के पीछे छुप गया और मौका देखकर तोप की तरफ बढ़ रहे एक आदमी को मार गिराया। कॉर्नर धीरे धीरे घरों के पीछे से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा और हाथों से ही अपने दुश्मनों को खत्म करता गया। इसी बीच एक आदमी किसी तरह तोप तक पहुंचा, लेकिन नाव में बैठे एक पायरेट ने उसे गोली मार दी। अब एक अफसर ने तोप को जलाकर चलाने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी वक्त कॉर्नर वहां पहुंच गया और उसने आग बुझा दी। उसी दौरान एलिजाबेथ मदद की तलाश में वहां पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो पायरेट को देखती है, डरकर तुरंत एक झोपड़ी में पीछे छुप जाती है। एक कोने में छुपा आदमी लगातार गोली चला रहा था, लेकिन पायरेट के जवाबी हमले से उसे भी वहां से भागना पड़ा। पोर्ट का अफसर आखिरी कोशिश करता है और कॉर्नर को चेतावनी देता है, रॉयल नेवी यहाँ अक्सर आती है, तुम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो, अभी निकल जाओ। लेकिन कॉर्नर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस एक सवाल करता है, सिग्नल भेजने की जगह कहाँ है। जब अफसर चुप रहता है तो कॉर्नर ठंडी आवाज में धमकी देता है, मुझे पता है लोग चर्च में छुपे हैं, अगर नहीं बताया तो ये तोप सीधे चर्च पर चलेगी। डर के मारे आखिरकार अफसर टूट जाता है और बता देता है कि सिग्नल आइलैंड के दूसरी तरफ से भेजा जा सकता है। कॉर्नर को बताया गया कि सिग्नल भेजने का सिस्टम आइलैंड की दूसरी तरफ एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना है। अब उसने चर्च में छुपे लोगों को भरोसा दिलाया, अगर तुम लोग यहीं अंदर रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ छलावा था। अगले ही पल उसने तोप घुमाकर सीधे अफसर पर दाग दी और एक ही धमाके में उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसी वक्त स्काउट वहां पहुंचा और बोला, हमने अरसेल को पकड़ लिया है। घर के अंदर अरसेल ने आइजैक को छुपने की जगह से बाहर निकाला। तभी आइजैक की नजर जमीन पर पड़े एक सोने के टुकड़े पर गई। दोनों ने जल्दी जल्दी जरूरी सामान समेटा और तभी बोतलों के हिलने की आवाज आई। अरसेल ने बिना देर किए बंदूक खिड़की की तरफ तान दी, लेकिन सामने फादर ब्रेडली था। अरसेल ने तुरंत खुद को संभाला, मुंह धोया, कपड़े बदले और ब्रेडली के बीच पर हुई सारी घटना उससे बता दी। इसी दौरान पता चला कि अरसेल की पीठ पर भी वही खास निशान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस सोने पर बना था। ब्रेडली ने साफ कहा, कैप्टन
पायरेट तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर साफ हो जाता है कि अर्सेल का अतीत कुछ और ही है। वैसे तो अर्सेल फिर से लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन तभी आइजैक को एलिजाबेथ का छोड़ा हुआ खत मिल जाता है। उसमें लिखा था कि वो वेस्टन के साथ भागने की कोशिश कर रही है। ये पढ़ते ही अर्सेल का फैसला बदल जाता है। वो एक लाश से अपना चाकू निकालती है और आइजैक को वापस थमा देती है। फिर अपनी बंदूक ब्रेडली को देकर कहती है निशान लगे पेड़ के नीचे इंतजार करना, और खुद एलिजाबेथ को ढूंढने निकल पड़ती है। उधर एलिजाबेथ खुले मैदानों में पूरी तेजी से भाग रही थी। उसके चारों तरफ पायरेट के दौड़ने की आवाज गूंज रही थी। तभी सही मौके पर अर्सेल छुपते छुपाते उसके पीछे पहुंचती है। उसका मुंह दबाकर उसे लंबी घास में खींच लेती है। पहले तो एलिजाबेथ डर जाती है, लेकिन फिर माँ को पहचानते ही दोनों एक दूसरे से लिपट जाती हैं। अर्सेल उसे डांटने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ बताती है कि वेस्टन मर चुका है, अर्सेल का गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। उधर पायरेट्स अर्सेल के घर तक पहुंच चुके थे और सोना ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ फर्श के नीचे छुपी लाशें मिली। वाटर मास्टर ली ने अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दिया उन्हें ढूंढ निकालने के लिए। वही कॉर्नर घर की हर छोटी चीज को गौर से देख रहा था और उसने अंदाजा लगा लिया कि अर्सेल का एक अपाहिज बेटा भी है। इधर जंगल में आइजैक की व्हील चेयर एक छोटे से नाले में फंस जाती है। मजबूरी में उसे सहारा लेकर अपने पैरों पर चलना पड़ता है, लेकिन किसी तरह वो निशान वाले पेड़ तक पहुंच जाता है। अचानक आवाज आती है। ब्रेडली तुरंत बंदूक निकालता है, लेकिन वो अर्सेल और एलिजाबेथ ही होते हैं। अब चारों साथ में आगे बढ़ते हैं। जब पायरेट वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें सिर्फ खाली व्हील चेयर मिलती है। कुछ दूर जाकर अर्सेल एक छोटी सी नाव निकालती है जो उसने पहले से पेड़ के नीचे छुपा रखी थी। आइजैक सबसे पहले उसमें चढ़ता है, फिर एलिजाबेथ रस्सी खींचकर उसे दूसरी तरफ पहुंचा देती है। अर्सेल भी पानी पार कर जाती है, लेकिन जैसे ही ब्रेडली की बारी आती है पायरेट बहुत करीब पहुंच जाते हैं। ब्रेडली फैसला करता है वो यहीं रुककर उनका ध्यान भटकाएगा ताकि बाकी लोग बच सके। कुछ ही देर में पायरेट उसे घेर लेते हैं। कॉर्नर उसे पहचान जाता है। तुम ब्लैक हार्ट ब्रेडली हो, है ना? लेकिन ब्रेडली कुछ नहीं बोलता। इस पर कॉर्नर उसकी टांग में गोली मार देता है। उधर अर्सेल बच्चों को आगे भेजकर खुद पेड़ पर चढ़ जाती है यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ पायरेट्स की नजर उस पर पड़ जाती है और गोलियां चलने लगती हैं। अर्सेल पेड़ से नीचे गिर जाती है। एक पायरेट उससे मारने ही वाला था, तभी पीछे से ब्रेडली गोली चलाकर उसे बचा लेता है, लेकिन अगले ही पल कॉर्नर मुड़ता है और ब्रेडली को खत्म कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर अर्सेल वहां से भाग निकलती है। जब पायरेट्स दूसरी तरफ आने के लिए पानी में उतरते हैं, तभी अचानक एक विशाल एलिगेटर उन पर हमला कर देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग किसी तरह किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 3-4 पायरेट उसी के शिकार बन जाते हैं। इधर एलिजाबेथ और आइजैक एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। अर्सेल जानबूझकर एक टहनी पर पैर रखती है ताकि आवाज हो और पायरेट उसका पीछा करें। वो एक पायरेट पर घात लगाकर हमला करती है, उसकी बंदूक छीन लेती है और फिर से छुप जाती है। जब बाकी दो उस पर टूट पड़ते हैं तो वो बंदूक और खंजर दोनों से लड़ाई करती है, लेकिन इसी बीच एक तीसरा पायरेट बच्चों तक पहुंच जाता है। एलिजाबेथ की चीख सुनते ही अर्सेल का गुस्सा फट जाता है। वो एक के सिर में खंजर घोंप देती है और दूसरे को ऐसी जोरदार लात मारती है कि वो वहीं ढेर हो जाता है। आइजैक भी हिम्मत करके छुरा लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही अर्सेल पीछे से हमला करके उस पायरेट को खत्म कर देती है। उधर कॉर्नर उस एलिगेटर पर गोली चलाकर उसे पीछे हटाता है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि अर्सेल और उसका परिवार उसकी आवाज सुन सके। वो अर्सेल को ब्लेडी मैरी कहकर पुकारता है और धमकी देता है अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो मैं तुम्हारा पूरा सच सबके सामने खोल दूंगा। अर्सेल ने कॉर्नर की धमकी का जवाब अपने ही अंदाज में दिया। एक पायरेट का कटा हुआ सिर उठाकर सीधे उसके पैरों में फेंक दिया। ये देखकर भी कॉर्नर शांत रहा और बोला तुम्हारा पति अभी जिंदा है, मेरे कब्जे में। जितना सोना तुमने मुझसे चुराया है सब वापस कर दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जाने दूंगा। अपने पति को बचाने के लिए अर्सेल को झुकना पड़ा। उसने उसकी बात मान ली। इसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर एक छुपी हुई गुफा में पहुंची। वहाँ उसने एक रस्सी खींची और जमीन के नीचे एक गुप्त रास्ता खुल गया। एलिजाबेथ अब और चुप नहीं रह पाई। उसने पूछा माँ वो आदमी क्या कह रहा था? अर्सेल ने पहली बार सारा सच बता दिया। कॉर्नर कभी ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम करता था। जब अर्सेल छोटी थी उसने उसके माँ बाप को मार दिया और उसे किडनैप कर लिया। उसकी गर्दन पर अपने नाम का टैटू बनवाया, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी मिल्कियत हो। अर्सेल समझ चुकी थी कि ये पायरेट औरतों के साथ क्या करते हैं और उसी से बचने के लिए उसने खुद को पायरेट बनने का रास्ता चुना। वो इतनी खतरनाक बन गई कि लोग उसे ब्लेडी मैरी कहने लगे। बूढ़न उसके इस अतीत के बारे में जानता था, फिर भी उसने उसके साथ नई जिंदगी शुरू की। अर्सेल ने अब वो सोने का बॉक्स निकाला जो उसने कॉर्नर से चुराया था और अपने पुराने हथियार भी बाहर निकाल लिए। अब वो फिर से उसी ब्लेडी मैरी में बदलने को तैयार थी। उधर पायरेट्स बूढ़न को घर लेकर आए। खून के निशान देखकर उसे लगा कि उसका परिवार शायद मारा जा चुका है। ली ने कॉर्नर से पूछा क्या ये सब सिर्फ बदला है? कॉर्नर जवाब दिया ये बदला नहीं,
मजबूरी है, अगर वो जिंदा रही तो हम सबको खत्म कर देगी। गुफा में आइजैक गलती से एक ग्रेनेड उठा लेता है। ये देखकर अर्सेल गुस्से में आ जाती है और बच्चों को तुरंत भेज देती है। फिर वो अपना पूरा आर्मर पहनती है, हथियारों से खुद को लैस करती है और जाने से पहले बच्चों को एक छुपी हुई नाव दिखाती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो भाग सके। वहीं एलिजाबेथ को अपनी माँ का एक पोस्टर मिलता है जिसमें लिखा था कि उसे पकड़ने पर इनाम मिलेगा। शाम होते होते पायरेट्स बोर्डन को सताने लगते हैं। कॉनर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मैं और अर्सेल सिर्फ कैप्टन नहीं थे, हम एक दूसरे से प्यार भी करते थे। बोर्डन इस बात पर यकीन नहीं करता। तभी अचानक अर्सेल एक कुएं के अंदर से बाहर निकलती है। उसने पहले ही ग्रेनेड की मदद से जाल बिछा दिया था। बाहर आते ही उसने पहले गार्ड को अपनी तलवार के जोरदार वार से खत्म कर दिया। फिर बिना रुके वो घर के पीछे पहुंची जहां एक मोटी रस्सी लटक रही थी। उसने रस्सी को घुमाकर ऊपर फेंका और वो सीधे छत पर खड़े गार्ड के गले में फंस गई। अर्सेल ने पूरी ताकत से खींचा और गार्ड हवा में ही झूल गया। 2 लोगों को खत्म करने के बाद वो झुककर घर के नीचे घुस गई। मिट्टी और लकड़ी के बीच से रेंगते हुए उसने तीसरे पायरेट्स के पैर को पकड़कर उसे नीचे गिराया और खत्म कर दिया। फिर हैच के जरिए वो चुपचाप घर के अंदर दाखिल हुई और एक आदमी को पीछे से मार गिराया। इसके बाद उसने एक गर्म बर्तन में कुछ डाला और पूरे कमरे में धुआं भर दिया। धुएं का फायदा उठाकर उसने एक गार्ड को खत्म कर दिया और सीधे बेडरूम में पहुंची जहां आखिरकार उसे बोर्डन मिल गया। बोर्डन ने उसे देखते ही माफी मांगी और कहा कि वो सोना ले गया था ताकि आइजैक के इलाज के लिए डॉक्टर ढूंढ सके। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या कॉर्नर सच कह रहा था? क्या तुम दोनों? अर्सेल मान लिया, हाँ, लेकिन वो सब सिर्फ जिंदा रहने के लिए था। तभी बाहर गार्ड ने अपनी खास सीटी बजाई। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उसे शक हो गया कि अर्सेल यहीं कहीं है और उनके आदमियों को खत्म कर रही है। उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। अर्सेल ने उनकी आहट सुन ली, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो बोर्डन की जंजीर खोल सके। इसीलिए उसने चुपके से उसके कपड़ों में एक चाकू छिपा दिया और कहा, मौका मिला तो मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। जाने से पहले उसने बोर्डन को प्यार से चूमा और गार्ड के आने से पहले खिड़की से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही पायरेट्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन जैसे ही वो करीब आए अर्सेल ने एक ग्रेनेड एक्टिव कर दिया। धमाके में एक पायरेट्स उड़ गया और बाकी पीछे हट गए। तभी कॉर्नर सामने आया और बोला कि अगर अर्सेल सोना लौटा दे तो वो उसके पति को छोड़ देगा। अर्सेल ने आखिरकार कुएं के अंदर से छुपा हुआ सोने का डिब्बा निकालकर सबके सामने रख दिया। जैसे ही बोर्डन की जंजीर खोली जाने लगी, कॉर्नर उसकी तरफ बढ़ा और जहरीली मुस्कान के साथ बोला, मैंने तुझे उस गुलामों वाले जहाज से बचाया था। अगर मैं नहीं होता तो आज तू किसी कोटे पर होती। ये सुनते ही बोर्डन का खून खौल उठा। वो तुरंत पलटा और कॉर्नर पर टूट पड़ा। उधर बाकी पायरेट्स सोने पर झपटने लगे, लेकिन अर्सेल ने अपने ग्रेनेड के जाल और बंदूक की मदद से उन्हें पास तक नहीं आने दिया। इसी बीच एक छुपा हुआ स्नाइपर बोर्डन को निशाना बना रहा था, लेकिन बोर्डन हर गोली से बाल बाल बचता गया और तलवार उठाकर कॉर्नर से भिड़ गया। लड़ाई के बीच कॉर्नर ने चाल चली। उसने बोर्डन के चेहरे पर रेत फेंक दी, जिससे वो कुछ पल के लिए अंधा हो गया। और तभी अचानक नीचे रखा एक ग्रेनेड फटा। दोनों जोरदार धमाके के साथ दूर जा गिरे। इधर ली किसी तरह अर्सेल तक पहुंच गया और उसने उसके हाथ से बंधी ग्रेनेड की सारी रस्सियां काट दी। उसका बड़ा हथियार खत्म कर दिया। उधर कॉर्नर ने मौका पाकर बोर्डन पर तलवार से वार करना चाहा, लेकिन बोर्डन ने नंगे हाथों से उसकी तलवार पकड़ ली। वहीं दूसरी तरफ अर्सेल ने ली को मुकाबले में हरा दिया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि कॉर्नर बोर्डन पर भारी पड़ रहा है, उसने खुद को रोक लिया और सरेंडर कर दिया। लेकिन कॉर्नर ने ठंडे लहजे में कहा, इसे तो मैं वैसे भी मारूंगा। अर्सेल उसे बचाने दौड़ी, लेकिन ली ने पीछे से उसकी टांग में गोली मार दी और वो गिर पड़ी। अगले ही पल कॉर्नर ने अपनी तलवार सीधे बोर्डन की छाती में उतार दी। अर्सेल टूट चुकी थी। वो उसके पास बैठकर उससे बात करती रही, उसे होश में रखने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ ही पलों में बोर्डन की सांसें थम गई। अब अर्सेल के अंदर सिर्फ गुस्सा बचा था। उसने फिर से तलवार उठाई, लेकिन कॉर्नर ने झटके में उसे निहत्था कर दिया। अर्सेल ने पूछा, तुम सोना लेकर चले जाते, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? कॉर्नर ने जवाब दिया, सोना मेरे आदमियों के लिए है, मैं तो तेरे सिर पर रखे इनाम के लिए आया हूँ। ये सुनते ही अर्सेल ने पास पड़ी मसाल उठाई और सोने के डब्बे से बंधी रस्सी में आग लगा दी। कॉर्नर तुरंत पीछे हट गया और उसी पल अर्सेल कुएं में कूद गई, क्योंकि उसने पहले ही वहाँ एक बम लगा रखा था। भयानक धमाके में पूरा कुआं तहस नहस हो गया, लेकिन अर्सेल एक गुप्त सुरंग में जाकर बच गई। उधर गुफा में एलिजाबेथ एक पुरानी लॉग बुक पढ़ रही थी। उससे पता चला कि बोर्डन और अर्सेल की मुलाकात इसी टापू पर हुई थी, जब अर्सेल कॉर्नर से सोना चुराकर यहाँ आई थी।
उसने अरसल का असली नाम भी लिखा था, लेकिन वो किसी अनजान भाषा में था जिसे एलिजाबेथ समझ नहीं पाई। इसी बीच अरसल किसी तरह घायल हालत में गुफा तक पहुंचती है, लेकिन चोटों की वजह से अंदर आते ही बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ घर पर ली गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि धमाके में उसका बेटा भी मारा गया था और सारा सोना भी खत्म हो चुका था। उसने कॉर्नर से कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता तुम्हें अरसल क्यों चाहिए, लेकिन मैं इस सब में शामिल नहीं रहूंगा। वो अपने आदमियों को लेकर जाने लगा, लेकिन कॉर्नर ने बगावत कर दी और उसे गोली मार दी। फिर उसने बाकी पायरेट्स को उकसाया, ये सब मैं आजादी के लिए कर रहा हूँ, क्या तुम हमेशा फौज के डर में जीना चाहते हो? उसने बताया कि राजा ने वादा किया है, अगर अरसल को पकड़ लिया तो उनके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। कॉर्नर की बातों में आकर सारे पायरेट्स उसके साथ हो गए। जब वो घर में आग लगा रहे थे, तभी एक पायरेट को वो छुपा हुआ रास्ता मिल गया जो सीधा गुफा तक जाता था। उधर गुफा में अरसल दर्द कम करने के लिए शराब पी रही थी और एलिजाबेथ उसके घावों पर मरहम लगा रही थी। अरसल ने भारी दिल से बोर्डन की मौत की खबर दी और फिर जलती मोमबत्ती के मोम से अपने घावों को सील कर लिया। एलिजाबेथ ने धीरे से पूछा, क्या इस किताब में जो लिखा है वो सच है? अरसल ने बिना झिझक कहा, हाँ, मैं बहुत बुरी इंसान रही हूँ। लेकिन एलिजाबेथ ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, तुम कभी बुरी नहीं थी। जो भी हुआ मजबूरी में किया और अब तुम बदल चुकी हो। अब तीनों अरसेल, एलिजाबेथ और आइजैक मिलकर गुफा में कई खतरनाक जाल बिछाते हैं। काम पूरा होने के बाद अरसेल बच्चों को बोट वाले कमरे में छुपा देती है। कुछ ही देर में पायरेट्स गुफा में घुस आते हैं। उन्हें जमीन पर एक हैच दिखाई देता है। वो सोचते हैं कि इसे खोलकर अंदर जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक पायरेट लीवर घुमाता है, अरसेल का लगाया हुआ जाल एक्टिव हो जाता है और वो पायरेट तुरंत मारा जाता है। अब पायरेट्स ने जबरदस्ती हैच खोल दिया। जैसे ही वो अंदर घुसे, उन्हें अरसेल छुपी हुई मिल गई और दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। इसी बीच कुछ पायरेट्स आगे बढ़ गए और उन्हें बोट वाले कमरे का दरवाजा मिल गया। उधर एलिजाबेथ ने उन्हें रोकने के लिए एक्सप्लोसिव जला दिया। गुफा के अंदर अरसेल के पास अभी भी काफी गोलियां बची थी और वो एक एक करके पायरेट्स को ढेर करती जा रही थी। जैसे ही दुश्मन अपनी बंदूकें रिलोड करने लगे, उसने एक लैंप पर निशाना साधा। लैंप गिरा और एक पायरेट आग की लपटों में घिर गया। अब कॉर्नर ने लगातार फायरिंग शुरू कर दी, जिससे अरसेल को मजबूर होकर छुपना पड़ा। उधर बम खत्म होने के बाद एलिजाबेथ ने दरवाजा चेक किया, लेकिन अचानक पायरेट ने छोटे से छेद से हाथ डालकर उसकी गर्दन पकड़ ली। जब एलिजाबेथ ने ध्यान से देखा तो वो चौंक गई। उस पायरेट ने वेस्टर्न का नेकलेस पहना हुआ था। तभी आइजैक ने तुरंत चाकू से उस पायरेट के हाथ पर वार किया और एलिजाबेथ बच गई। अब एलिजाबेथ ने आइजैक को बोट की तरफ भेज दिया, लेकिन तभी स्काउट उसके पीछे आ गया। उसने देखा कि एलिजाबेथ के पास भी वैसे ही नेकलेस है। जैसे ही उसने एलिजाबेथ को धक्का दिया, एलिजाबेथ ने मौके पर रस्सी खींच दी। ये एक जाल था और एक तीर निकलकर सीधा स्काउट में जा धंसा। एलिजाबेथ वहाँ से निकलने से पहले वेस्टर्न का नेकलेस अपने पास ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ गुफा के अंदर पायरेट्स अभी भी अरसेल को ढूंढ रहे थे, लेकिन अरसेल अंधेरे का फायदा उठाकर उन्हें एक एक करके खत्म करती रही थी। कई बार तो उसने इतनी चालाकी दिखाई कि पायरेट्स एक दूसरे को ही गोली मार बैठे। कॉर्नर भी आवाज का पीछा करता हुआ अंदर बढ़ा और गलती से अपने ही एक आदमी को गोली मार बैठा। अब मैदान साफ था। कॉर्नर और अरसेल आमने सामने थे। अरसेल एक पत्थर के पीछे छुपी थी और कॉर्नर ने उससे बाहर आकर आखिरी लड़ाई करने की चुनौती दी। दूसरी तरफ समुद्र किनारे आइजैक और एलिजाबेथ ने बोट तैयार कर ली थी, लेकिन तभी उन्होंने ऊपर देखा और हैरान रह गई। किसी ने नेवी को सिग्नल भेज दिया था। असल में ये सिग्नल खुद कॉर्नर ने भेजा था ताकि वो अरसेल को नेवी के हवाले कर सके। इसी बीच अरसेल भी गुफा से बाहर आ गई और दोनों के बीच तलवारों की जबरदस्त टक्कर शुरू हो गई। कुछ देर तक दोनों बराबरी से लड़ते रहे। एक पल ऐसा भी आया जब अरसेल पहाड़ी के किनारे से गिरते गिरते बची, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और फिर से हमला किया। कई वारों के बाद अरसेल ने मौका पाकर कॉर्नर की छाती में चाकू घोंप दिया, लेकिन कॉर्नर ने भी जवाब दिया। उसने सिर से टक्कर मारी और अरसेल के पैर में चाकू मार दिया। फिर उसने उसे जोरदार मुक्का मारा और कहा, हार मान लो, अगर मुझे आजादी चाहिए तो तुम्हें जिंदा पकड़वाना होगा। लेकिन अरसेल भी झुकने वालों में से नहीं थी। उसने मौका देखकर कॉर्नर की आंखों में रेत फेंक दी और उसके हमले से बच निकली। अब कॉर्नर ने जलती हुई लकड़ी उठाकर अरसेल पर फेंकी, लेकिन अरसेल ने उन्हीं जलती हुई लकड़ियों को हथियार बना लिया। फिर भी कॉर्नर ज्यादा ताकतवर था। उसने एक बार फिर कहा, सरेंडर कर दो। अरसेल ने ठंडे लेकिन मजबूत लहजों में जवाब दिया, जान चली जाए लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कॉर्नर अब उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी पीछे से एलिजाबेथ आई और उसने कॉर्नर पर गोली चला दी। बस यही मौका था। अरसेल ने पूरी ताकत से आखिरी वार किया और कॉर्नर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एलिजाबेथ दौड़कर अपनी माँ के पास आई। तभी अरसेल ने उसे देखा और पहली बार अपनी असली नाम बताया, मेरा नाम मरियम है। उधर बोर्ड पर आइजैक को थोड़ा सा छुपा हुआ सोना मिल जाता है, जो उनके लिए नई जिंदगी की शुरुआत का रास्ता बन सकता है। और इसी के साथ उनकी खतरनाक कहानी एक नए मोड़ पर खत्म हो जाती है। तो यहीं पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।